सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी विद प्रमोद सर पर। हम बात कर रहे थे बुद्धि इकाई को लेकर, जिसकी 2 क्लासें हम ले चुके हैं। हम बात कर चुके हैं बुद्धि के सामान्य अर्थ, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रकार या बुद्धि मापन की। आज की क्लास में हम बुद्धि मापन का जो बचा हुआ भाग है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और उसके बाद कुछ सिद्धांतों की चर्चा दोस्तों हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो एक बार इस चैनल के जो पहले की 2 वीडियोस है बुद्धि को लेकर उनको देखिए, ताकि तीसरी वीडियोस के साथ जो है आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। और जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर जो है वो करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे और हम वन बाय वन जो है सारे के सारे मनोविज्ञान के टॉपिक और इसके साथ-साथ बीच-बीच में शैक्षिक परिदृश्य के जो टॉपिक हैं, कुछ हम कर चुके हैं और कुछ हम जो है कुछ संडे को या नेक्स्ट वीक में 1-1 2-2 टॉपिक के थ्रू जो है वो करेंगे। साथ-साथ में हमारी मनोविज्ञान की सीरीज जो है वो दोस्तों रेगुलर चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब हम बात करेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की। लास्ट सेशन तक हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ चुके थे, जिनके अंदर हमने पढ़ा कि ऐसे परीक्षण जो एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण करते हैं, ऐसे परीक्षणों को हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है वो नाम दिया था। जिसमें पहला बुद्धि परीक्षण विनय और साइमन के द्वारा जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। अब हुआ क्या कि धीरे-धीरे चीजें आगे बढ़ी और प्रथम विश्व युद्ध का समय आ गया 1914 के बाद। तो एक देश जिसका नाम अमेरिका था, वो अमेरिका देश कई अपने मित्र देशों के साथ मिलके जो है अन्य देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो यदि किसी अन्य देश में भी सैनिकों की कमी होती, तो वो सैनिक अमेरिका से जो है वहां पर डिबोर्ट किए जाते थे। ऐसा करते करते धीरे धीरे अमेरिका के पास सैनिकों की कमी होना प्रारंभ होगी और अब अमेरिका को आवश्यकता हुई कि हमें नए सैनिक जो है वो सेना में भर्ती करने हैं। लेकिन उस वक्त परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई भर्ती वैकेंसी कराकर जो है वो सैनिकों की भर्ती जो है वो की जाए। और इसी बीच हम लोगों ने पहले पढ़ा कि 1916 में अमेरिका ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण, जिसको टर्मन बुद्धि परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों विकसित कर लिया। तो ये बात जब अमेरिका के अंदर प्रचलित हुई, तो अमेरिका के जो हाई अथॉरिटी थी, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा परीक्षण तैयार करा लें, जिसके माध्यम से उन वो लोग जो इंटेलिजेंट है, वो लोग जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक है, हम उनको बुद्धि के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर जो है ना, डायरेक्ट सेना के अंदर जो है इसी समय भर्ती कर लेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि जो पहला बुद्धि परीक्षण बना, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था अमेरिका का, उससे एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण जो है वो हो रहा था। तो अब दिक्कत यह है कि यदि एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होगा, तो समय बहुत लगेगा और हो सकता है तब तक वर्ल्ड वार जो है वो भी समाप्त हो जाए। तो अमेरिका ने आवश्यकता महसूस की कि क्यों न इसी की तर्ज पर एक ऐसा परीक्षण बनाया जाए, जो एक साथ में कई लोगों की बुद्धि का जो है वो परीक्षण करे। जब ये चर्चा टर्मन तक पहुंची, तो टर्मन ने एक व्यक्ति का नाम सुझाया कि आप कर्नल आर्थर ओटिस नाम के एक विद्वान हैं, जो मेरे कभी शिष्य रह चुके हैं, आप उनसे चर्चा कीजिएगा, वो आपकी इस काम के अंदर जो है वो हेल्प जरूर करेंगे। तो जब ये जिम्मा कर्नल आर्थर ओटिस को दिया गया, तो उन्होंने क्या किया कि सन 1917 में अमेरिका के अंदर दुनिया के पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण का दोस्तों विकास किया, जिसका नाम था आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। तो यूं करके सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रचलन दोस्तों 1917 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक भर्ती के लिए दोस्तों अमेरिका के अंदर जो है वो प्रारंभ हुआ और दुनिया का पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण निर्मित किया कर्नल आर्थर ओटिस ने। तो ये 5-4 विशेषताएं जो है, 5-4 चीजें जो है वो दोस्तों हमें सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की याद रखनी है। तो ये परिचय हुआ सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का। पढ़ते हैं, देखिएगा एज इट इज पहले की तरह कि सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रचलन कहां पर हुआ। तो आपसे पूछा जाए, उत्तर देंगे। देश पूछा जाए कि प्रचलन किस देश में हुआ, तो बताना है अमेरिका में। कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। कब प्रचलन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और क्यों पूछ लिया जाए, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोस्तों सैनिक भर्ती हेतु निर्मित किए गए थे। तो एक लाइन में 3 प्रश्न है, बिल्कुल टू द पॉइंट एज ए नोट्स जो हमें याद कर रहे हैं ना दोस्तों, वही आपके लिए जो है वो रखा गया है कि प्रचलन कहां पर हुआ। तो प्रचलन हो गया अमेरिका में। कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। और क्यों हुआ, सैनिक भर्ती हेतु तो किया गया था। अब अगली बात कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते क्या है। तो देखिए, ये जो परीक्षण है, जिनको हमने सामूहिक बुद्धि परीक्षण नाम दिया है, वो एक साथ में बड़े समूह पर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। यानी एक साथ में बहुत सारे लोगों पर आप इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखिएगा समय,
धन और श्रम, ये तो लगेगा दोस्तों कम, लेकिन द्विधा ये भी रही इनके साथ में कि इनके परिणाम ज्यादा विश्वसनीय प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादा विश्वसनीय जो परिणाम है वो दोस्तों प्राप्त होंगे व्यक्तिगत के, लेकिन ठीक है समय की आवश्यकता थी और ये चीजें जो है दोस्तों प्रचलन में आ गई। तो यदि आपसे अंतर पूछे ना कि व्यक्तिगत और सामूहिक में अंतर क्या है, तो ये हमें अंतर बताना है। पहला अंतर क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत यूज किए जाते हैं एक व्यक्ति पर, जबकि सामूहिक एक समय में एक से ज्यादा व्यक्तियों पर। व्यक्तिगत के अंदर समय धन और श्रम ये अधिक लगता है, जबकि सामूहिक में समय धन और श्रम जो है वो लगेगा दोस्तों कम। जहां परिणाम की बात आएगी तो व्यक्तिगत के परिणाम ज्यादा विश्वसनीय होंगे और सामूहिक के परिणाम क्या होंगे दोस्तों, कम विश्वसनीय जो है वो माने गए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्या पूछा जाए कि दुनिया का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो नाम बताना है कर्नल आर्थर ओटिस। किसके द्वारा किया गया, कर्नल आर्थर ओटिस के द्वारा दुनिया के पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और इन्होंने ये परीक्षण बनाया दोस्तों 1917 में। परीक्षण कब बनाया, 1917 में इस परीक्षण का निर्माण किया। अगली बात, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की तरह सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा और एक हम आगे पढ़ेंगे अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। पहले हम चर्चा कर रहे हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की। तो शाब्दिक क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होंगे उनमें निर्देश देने में और एकांशों में दोनों में ही भाषा का प्रयोग होता है। भले ही तो इंस्ट्रक्शन हो और भले ही आइटम्स हो, वो परीक्षण जिसमें आइटम्स और इंस्ट्रक्शन दोनों में लैंग्वेज का यूज होगा दोस्तों, वो आपका शाब्दिक कहलाएगा। और यदि एक साथ में एक से ज्यादा व्यक्तियों पर आप यूज करेंगे तो वो आपका शाब्दिक सामूहिक कहलाएगा। और ऐसे परीक्षणों का उपयोग मोस्टली पढ़े लिखे लोगों हेतु जो है वो किया जाता था। ये परीक्षण ज्यादा उपयोगी किसके लिए थे, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी थे। अब शाब्दिक सामूहिक में कौन कौन से परीक्षण आएंगे, एक तो आएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, जो सन 1917 के अंदर जो है वो निर्मित किया था किसने, कर्नल आर्थर ओटिस ने। ये जो परीक्षण है ये दोस्तों 1917 में सर्वप्रथम ओटिस के द्वारा शाब्दिक सामूहिक रूप से इसको विकसित किया गया था। और ये वाला जो परीक्षण है इसको सामान्य सैनिक वर्गीकरण परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। ये परीक्षण दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ये वाला परीक्षण जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब अमेरिका के अंदर इसको जो है विकसित किया गया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब आर्मी अल्फा परीक्षण के अंदर ज्यादा सफलता मिली तो क्या हुआ कि अमेरिका ने जब द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था तब भी एक परीक्षण निर्मित किया जो शाब्दिक सामूहिक था दोस्तों, उसका नाम था सामान्य सैनिक वर्गीकरण परीक्षण। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय था और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय विकसित हुआ। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत कम जगह आपको ये फैक्ट मिलेगा। एक परीक्षण आया जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा परीक्षण था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तीन बातें इस परीक्षण की, पहला इसका निर्माण किया डॉक्टर एस जालोटा। किसने निर्माण किया, डॉक्टर एस जालोटा ने। इस परीक्षण की भाषा दोस्तों हिंदी थी, निर्मित किया गया था हिंदी भाषा में। और तीसरी बात, ये भारत का पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था, तो आप बताएंगे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रश्न पूछ ले हिंदी भाषा का पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था, तो भी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। किसने निर्मित किया, डॉक्टर एस जालोटा ने। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे भारतीय विद्वान जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो है वो कार्य किया, उन्होंने भी आगे चलकर सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो दोस्तों निर्मित किए थे, जिसमें डॉक्टर मेंड्री का नाम आता है, डॉक्टर एम.सी. जोशी, डॉक्टर प्रियाग मेहता, डॉक्टर लज्जा शंकर आदि ऐसे भारतीय विद्वान थे जिन्होंने आगे चलकर शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का क्या किया था, निर्माण किया था। अब यहाँ पर एक टेक्निकल सी बात देखिएगा, मान लीजिएगा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किसी भी भारतीय विद्वान का नाम देकर, यानी कोई भी भारतीय मनोवैज्ञानिक है उसका नाम दे दिया जाए, और मोस्टली रैंडम बात बता रहा हूं मैं, ये हो सकता है कि कभी अप्लाई ना हो, लेकिन मोस्टली 99% तुकबंदी के तौर पर ये जो है दोस्तों यहाँ आपका काम चल जाएगा। अब मान लो उसने हमसे ये पूछ लिया किसी भी भारतीय विद्वान का नाम देकर, चाहे वो मेंड्री जी का है, जोशी जी का है, प्रियाग मेहता का है, लज्जा शंकर का है, और आपसे पूछ ले कि नहीं इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण निर्मित किए ना वो बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के थे, यानी बुद्धि परीक्षण का प्रकार पूछ ले आपसे, तो देखिए दो विद्वानों को आपने छोड़ना है। एक तो छोड़ना है चंद्र मोहन भाटिया को,
क्योंकि इनका परीक्षण हम पढ़ चुके हैं, चंद्रमोहन भाटिया। और एक आपको छोड़ना है सी एच राइस को, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा यदि मोस्टली किसी भारतीय का नाम आ जाए, किसी भी भारतीय मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाए जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में काम किया है, तो दोस्तों यदि इनका नाम देके पूछ लेना कि इन्होंने किस प्रकार के परीक्षण बनाए, और यदि आपको मान लो जर्नल से आइडिया नहीं हो और आपका हो जी हमें उस प्रश्न को करना है, तो आंसर दीजिए मोस्टली जितने भी भारतीय विद्वान थे उन्होंने आगे चलकर शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया था। यदि भारतीय विद्वानों का पूछ ले और आपको मोस्टली एक आंसर करना हो आइडिया लेकर रीजनिंग लगाकर, तो चंद्रमोहन भाटिया चूंकि हम पढ़ के आए हैं, इन्होंने बनाया था अशाब्दिक व्यक्तिगत। इन वाला जो परीक्षण था वो दोस्तों अशाब्दिक व्यक्तिगत था, जबकि राइस ने बनाया वो आपका शाब्दिक व्यक्तिगत था। ये तो आ जाएंगे व्यक्तिगत में दोनों विद्वान, कौन कौन से, चंद्रमोहन भाटिया और सी एच राइस। इनके अलावा यदि किसी भारतीय विद्वान का नाम आ जाए कि उन्होंने किस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया, और यदि आपके संज्ञान में नहीं है, तो आप मोटे तौर पर जो है यदि आंसर देना चाहते हैं तो आप देके आइएगा शाब्दिक सामूहिक। क्यों, बाद के वर्षों में जो भारतीय थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कार्य किया, उन्होंने मोस्टली दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का क्या किया था, निर्माण किया था, और वो भी शाब्दिक प्रकार के सबसे ज्यादा निर्मित किए थे। तो ये दोस्तों कुछ डेटा था सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को लेकर। अब बात आती है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की। इससे पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए, हमने एक हमारा ऐप जो डेवलप कराया है, जिसके ऊपर हम जल्द ही रीट एग्जामिनेशन को लेकर कुछ बिंदुओं को लेकर, पूरा रीट नहीं होगा उसमें, यानी एक रीट की टेस्ट सीरीज जो है वो हम प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें रीट L1 है और आपका रीट जो है वो L2 है। रीट L1 है मेंस के लिए और रीट L2 है, और इनकी हम टेस्ट सीरीज जो प्रारंभ करेंगे, इसमें मुख्यतः हमारा फोकस रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान पर। इसमें जो प्रश्न है वो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान हम इसमें कवर करेंगे। आपका शैक्षिक परिदृश्य इसमें कवर होगा, शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य हम इसमें लेंगे। तीसरा इसमें आएगा जी आपका करंट अफेयर, हम करंट इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी और जो फ्लैगशिप योजना है, जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजना, और एक आपकी आईसीटी, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसकी हम बहुत जल्द विद इन 2 and 3 डेज जो है अनाउंसमेंट इसकी हो जाएगी। हम जो है इसकी टेस्ट सीरीज एक प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लगभग जो है ये 50 प्रश्न बनते हैं, और ये वो 50 प्रश्न है दोस्तों जो आपकी मेरिट और आपके सिलेक्शन को इन थोड़ी सी सीटों के अंदर डिटरमाइन करेंगे। हम पूरी ज्योग्राफी भूगोल वगैरह उनकी नहीं कर पा रहे हैं और नाम उनकी करें, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसमें हर विद्यार्थी को दोस्तों समस्या रहती है। तो हम इनको लेकर एक टेस्ट सीरीज बहुत जल्द 2 या 4 दिन में लॉन्च कर देंगे, और टिल आपका 15 जनवरी एग्जाम से पहले पहले तक हम कम से कम 15 टेस्ट, ये कम से कम है, मैक्सिमम ये 20 तक भी जा सकता है, हम डेटा बदल देंगे बीच में, 15 टेस्ट कम से कम इन विषयों के होंगे, और हर टेस्ट में मिनिमम 100 प्रश्न रहेंगे। मिनिमम 100 प्रश्न है, मैक्सिमम कभी लगा तो हम इसमें 150 प्रश्न भी डाल देंगे, ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो आपके पास जो है वो है। इसका पूरा शेड्यूल जल्दी हम हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऐप के ऊपर इसको जो है वो डाल देंगे। इसके लिए हम सिस्टम से करेंगे, सारा मैटर जो है ना इसका आपको दिया जाएगा, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, करंट है, जन कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप, आईसीटी, मैटर हम देंगे आपको। केवल उस मैटर को दिए गई तारीख से पहले पढ़ना है और निश्चित समय पर ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपको देना है। इसके लिए आपको, यदि आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो प्ले स्टोर पर, यदि आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो देखिए प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है, जो ऐप आपको मिलेगी साइकोलॉजी विद प्रमोद सर के नाम से, साइकोलॉजी विद प्रमोद सर के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसमें बहुत जल्द आपको सारी सूचनाएं जो है वो मेरे द्वारा दे दी जाएगी। यदि आप आईफोन यूज कर रहे हैं देखिएगा, तो आप ऐप स्टोर पर, आईफोन के लिए आईफोन में ऐप स्टोर होगा, उस ऐप स्टोर से आप पहले क्लास प्लस की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप क्लास प्लस उसमें सर्च करेंगे, क्लास प्लस के नाम से ऐप आ जाएगी। जब आप उस ऐप को लॉगिन करेंगे ना, तो वो कहेगा कि उसमें आप ऑर्गेनाइज कोड डालिएगा, ये वाला कोड मांगेगा। तो वहां पर दोस्तों आपको ये कोड प्रेस करना है, HEN
TDN, ये जब आप स्मॉल में डालेंगे तो आपका ये क्लिक हो जाएगा, फिर आपकी वही प्रक्रिया चल जाएगी, वो आपको कहेगा कि मोबाइल नंबर OTP वगैरह लेकर आपकी ऐप जो है वो लॉगिन हो जाएगी। तो ये बहुत जल्द हम जो है इस चीज को L1 और L2 के लिए जो है वो करने वाले हैं। बाकी ग्रेड सेकंड PTI या ग्रेड सेकंड के लिए या फर्स्ट के लिए भी हम बहुत जल्दी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि एक बार एग्जाम पहले जो है वो रीट का होने वाला है, तो हमारा फोकस वर्तमान में एक बार रीट पे रहेगा, और रीट के बाद हम बहुत जल्द सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए भी चीजों को डिसाइड करेंगे। तो यदि आप इसमें इच्छुक हैं तो आप पहले तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और दोनों जगह से एंड्रॉयड वाले ये कर सकते हैं, जो एप्पल जिनके पास आईफोन है वो इस ऑर्गेनाइज कोड को डालकर भी क्लास प्लस ऐप के अंदर हमारा जो है वो ऐप डाउनलोड करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप जो है वो कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए, किसी भी चीज को लेकर, सिलेबस को कहां से पढ़ना है हम पूरा डिस्कस करेंगे देखिएगा, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 10 से लेकर 5 बजे के बीच में प्रोबेबली यदि आपको कभी अर्जेंट हो कि आपको बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप यहाँ जो है मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा देश सिर्फ आपको जो है चीजों में सहायता देना है, फैसिलिएट करना है, ताकि आप एग्जाम को जो है वो दोस्तों बेहतर ढंग से क्या कर पाए, कंडक्ट जो है वो कर पाए। बढ़ते हैं आगे। हमने बात करी अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की। तो देखिए अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण तो वही हुए कि एक समय में एक से ज्यादा व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण इसके माध्यम से होगा। लेकिन अशाब्दिक में क्या होगा, देखिए ऐसे परीक्षणों में निर्देश देने में तो भाषा का प्रयोग होता है, पढ़ के आए हम, लेकिन एकांशों में यानी जो आइटम्स है उनके अंदर दोस्तों भाषा का प्रयोग नहीं होता, उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होगा। इन परीक्षणों में जो एकांश दिए होते हैं, एकांशों में क्या बने होंगे, कुछ चित्र बने होंगे, और हमें उत्तर भी चित्रों का चुनाव करके देना होगा। एज यूजुअल पहले की तरह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी है, मूक बधिर जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए उपयोगी है, या छोटे बच्चे जिनको भाषा का कम ज्ञान होता है दोस्तों, उनके लिए भी ये परीक्षण क्या माना गया है जी, उपयोगी माना गया है। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण बात पर कि कौन कौन से अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है ना वो महत्वपूर्ण है। तो 5 अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपको याद रखने हैं। एक आपका कौन सा हो गया देखिएगा, एक का नाम हुआ आर्मी बीटा परीक्षण। ये परीक्षण बना 1917 में। हमने अभी पढ़ा कि कर्नल आर्थर ओटिस ने 1917 में 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण निर्मित किए थे। एक आपका था शाब्दिक सामूहिक जिसको नाम दिया आर्मी अल्फा, और एक आपका था शाब्दिक अशाब्दिक सामूहिक जिसको नाम दिया आर्मी बीटा। फिर हमने आगे पढ़ा शाब्दिक के अंदर कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका को इन बुद्धि परीक्षणों में सफलता मिली तो उससे उत्साहित होकर इन्होंने आगे चलकर एक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और बनाया जिसका नाम था सैनिक सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। और उसी समय एक अशाब्दिक भी बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जिसका नाम था शिकागो भाषा रहित बुद्धि परीक्षण। ये परीक्षण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दोस्तों विकसित हुआ था। ये विकसित हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। बाद में और बहुत सारे विद्वान जुड़े जिन्होंने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का दोस्तों निर्माण प्रारंभ कर दिया, जिसमें कैटल ने संस्कृति मुक्त परीक्षण बनाया, पिंगल ने भाषा रहित परीक्षण बनाया, जबकि रेवेंस ने प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो है इसका निर्माण किया। तो ये आपके रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेड सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। देखिएगा इनसे सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सामूहिक शाब्दिक या निम्न में से कौन सा सामूहिक है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है या नहीं है। तो मैं पूरा याद रखना देखिएगा कि आर्मी बीटा इसमें आएगा, शिकागो भाषा रहित बुद्धि परीक्षण इसमें आएगा, कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण आएगा, पिंगल भाषा रहित परीक्षण आएगा, और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण जो है वो दोस्तों इस परीक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब इन सब के अंदर से देखिए थोड़ा सा डेटा हमें याद रखना है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण का, क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ 2-4 बातें दोस्तों हम ले रहे हैं, है ना। रेवेंस ने जो परीक्षण बनाया नाम दिया प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में देखिए 3 प्रकार की मैट्रिक्स हुआ करती थी। कितने प्रकार की मैट्रिक्स थी, 3 मैट्रिक्स थी, याद रखेंगे। एक को इसने नाम दिया रंगीन मैट्रिक्स, एक को नाम दिया स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, और एक को नाम दिया उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो पहले तो याद रखेंगे इसमें 3 मैट्रिक्स थी, एक रंगीन मैट्रिक्स, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, और एक आपकी थी वो थी जी उच्चतर मैट्रिक्स। अब ये जो रंगीन मैट्रिक्स थी ना ये प्रयोग करता था जब किसी बच्चों का बुद्धि परीक्षण करना होता था, तब बच्चों के बुद्धि परीक्षण के लिए रंगीन मैट्रिक्स यूज की जाती थी। और इस रंगीन मैट्रिक्स में
3 उप परीक्षण शामिल थे। कितने उप परीक्षण शामिल थे? 3 थे, जिनको इसने नाम दिया ए, बी और सी। इन 3 उप परीक्षणों को नाम क्या दे रखा था? ए, बी और सी। और प्रत्येक उप परीक्षण में दोस्तों 12 एकांश थे। यानी ए में 12 एकांश यानी आइटम्स, बी में 12 आइटम्स और सी में 12 आइटम्स। तो कभी आपसे पूछ ले कि रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कुल एकांशों की संख्या कितनी थी, तो कुल एकांशों की संख्या दोस्तों थी 36। यानी हर एक उप परीक्षण में 12 एकांश जो है वो दिए गए थे। दूसरी देखिए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इसने की, जिसका प्रयोग वयस्क लोगों की बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता था। अडल्ट जो बड़े लोग थे उनकी बुद्धि परीक्षण के लिए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाई। इसमें इसने उप परीक्षण रखे दोस्तों 5। इसमें कितने उप परीक्षण थे? 5 थे। नाम था ए, बी, सी, डी और ई। पहले की तरह प्रत्येक उप परीक्षण में एकांशों की संख्या दोस्तों इसमें थी 12, लेकिन कुल उप परीक्षण इसमें कितने हो गए? 60। 12 5 60, क्योंकि 5 उप परीक्षण इसमें शामिल थे। और इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किनके लिए किया जाता था, तो देखिए यह प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो बौद्धिक रूप से क्या होते हैं जी? श्रेष्ठ होते हैं। बौद्धिक रूप से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनकी बुद्धि का परीक्षण के लिए इन्होंने उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है इसका निर्माण किया था। तो इसके अंदर भी इन्होंने 3 उप परीक्षण रखे, नाम वही ए, बी और सी दिए। हर एक के अंदर 12 एकांश थे। तो यहां पर भी टोटल एकांशों की संख्या कितनी थी? 36 जो है वो रखी गई। ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 2-3 बार एग्जाम में दोस्तों पहले भी ग्रेड सेकंड और रीट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए हमने थोड़ा इसकी डिटेल से चर्चा की है। इसलिए आप भी याद रखिए कि प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो परीक्षण है, 3 परीक्षण है, रंगीन, स्टैंडर्ड और उच्चतर। इनके अंदर कौन सा उप परीक्षण, किसमें कितने उप परीक्षण है, कितने एकांशों की संख्या है और कौन सी मैट्रिक्स किन बच्चों के लिए जो है या किन लोगों के लिए उपयोगी है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारे दोस्तों हमने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोनों प्रकार के, जिसमें हमने शाब्दिक को भी पढ़ा और जिसमें हमने बात की अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की। अब देखिए जितना हमने सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को पढ़ा है, उसके बाद देखिएगा क्या हुआ कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण हम लोगों ने की, हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा। लेकिन अब एक ऐसे विद्वान थे जिनका नाम था डेविड वेसलर, जो कि अमेरिका के वेल्यूव नाम की एक जगह थी, अस्पताल था, बच्चों का अस्पताल था, वहां पर काम किया करते थे। एक प्रकार से चिकित्सक थे ये। तो ये अब तक जो एक बुद्धि परीक्षण चले आ रहे थे, चाहे वो शाब्दिक आ रहे थे भले ही अशाब्दिक आ रहे थे, ये दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षणों से संतुष्ट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, आगे चलकर एक इस प्रकार का परीक्षण निर्मित किया जिसमें शाब्दिक के लक्षण भी थे और जिसमें दोस्तों अशाब्दिक के लक्षण भी थे। यानी दोनों के लक्षण थे, शाब्दिक और अशाब्दिक के लक्षण उसमें थे। तो इन्होंने इन दोनों लक्षणों को लेकर एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसे वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। और माना जाता है कि दुनिया का पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण जो है वो रहेगा। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि मिश्रित बुद्धि परीक्षणों की जब हम बात करें कि विश्व का प्रथम मिश्रित बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस विद्वान के द्वारा किया गया दोस्तों, तो अमेरिका के विद्वान थे, नाम था डेविड वेसलर। इन्होंने दुनिया का पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण बनाया। ये सन है 1939 के अराउंड। 1939 में इन्होंने दुनिया का पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण बनाया और नाम दिया वेसलर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण। ये वैल्यूब अमेरिका में एक जगह है, एक अस्पताल है जहां पर डॉक्टर डेविड वेसलर कार्य किया करते थे। और इस परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों विशेषताएं क्या है दोस्तों, विद्यमान है। तो पहली बात तो मोटी मोटी बात यहां से आपको समझ आ गई कि मिश्रित बुद्धि परीक्षण वो बुद्धि परीक्षण है जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के गुण जो है वो दोस्तों पाए जाते हैं। लेकिन अब देखिएगा हमने अब तक जो पढ़ा उसके अंतर्गत एक परीक्षण हमने पढ़ा व्यक्तिगत। यदि आपने पूरे सेशन को ध्यान से देखा है तो एक परीक्षण तो आपने व्यक्तिगत पढ़ा। ये व्यक्तिगत भी 2 प्रकार का था। देखिएगा हम पढ़कर आए हैं कि एक आपका शाब्दिक था और एक आपका था जी अशाब्दिक, पढ़ा है। दूसरा इसके बाद हमने चर्चा की सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार का पढ़ा हमने कि एक तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक था और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपका अशाब्दिक था। हम दोनों पढ़कर आए। अब देखिएगा ये जो बुद्धि परीक्षण है जिसको हमने मिश्रित बुद्धि परीक्षण का, ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का है। तो शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार के होते हैं। देखो सामूहिक भी होगा और व्यक्तिगत भी होगा। अब प्रश्न ये उठा कि ये वाला जो बुद्धि परीक्षण है इसको हमने मिश्रित बुद्धि परीक्षण नाम दिया, जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का है।
तो इसका प्रयोग, इस मिश्रित बुद्धि परीक्षण का प्रयोग एक समय में एक ही व्यक्ति पर होगा या एक से ज्यादा व्यक्तियों पर एक साथ में किया जा सकता है। यानी ये व्यक्तिगत नेचर का है या दोस्तों ये सामूहिक नेचर का है। तो याद रखिए ये जो मिश्रित बुद्धि परीक्षण है ये दोस्तों व्यक्तिगत प्रकार का बुद्धि परीक्षण था। भले ही इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों के लक्षण जो है, दोनों की विशेषता मौजूद थी, लेकिन इस परीक्षण को भी, इस मिश्रित बुद्धि परीक्षण को भी एक समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर अप्लाई किया जा सकता था। तो आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है। तो यदि मिश्रित शब्द नहीं है तो आप बताएंगे ये है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। क्या पूछ ले कि जो वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण जो कि मिश्रित बुद्धि परीक्षण है ये किस प्रकार का परीक्षण है, तो भी आपको बताना है कि ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं आगे, यही लिखा हुआ है देखो, वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी माना जाता है। और यहाँ ये डेटा आपको याद रखना, ये भारत के रेफरेंस में है कि भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण, भारत का पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण बनाया पी.एन. मेहरोत्रा ने। किसने बनाया? पी.एन. मेहरोत्रा ने बनाया। सन पूछ लिया जाए तो 1975 में बनाया। और किस उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी था दोस्तों, तो याद रखना है ये 11 से लेकर 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए ये दोस्तों परीक्षण जो है ये महत्वपूर्ण था। कौन सा? 11 से 17 वर्ष। बालक लिखा है तो बालक में मनोविज्ञान में दोनों काउंट होते हैं क्योंकि चाइल्ड बोलते हैं हम, तो ये बालक बालिका किसी के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये दोस्तों थोड़ी सा ब्रीफिंग थी मिश्रित बुद्धि परीक्षण की, जिसमें आपको वेसलर का याद रखना है और साथ में याद रखना है कि भारत का पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण किस विद्वान के द्वारा निर्मित किया गया था। अब देखिए जो हमने अब तक पढ़ा उसको मैंने एक नजर में लिया। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा और हमें इसको बहुत बेहतर ढंग से जो है ना वो याद करना है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत कई बार आपसे सीधा प्रश्न आ जाएगा कि इन परीक्षणों के नाम देकर कि कौन सा आपका व्यक्तिगत या सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है ना वो कौन सा है जो हमें याद रखना है। तो देखिएगा हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत पढ़ा दो प्रकार के परीक्षण हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने, हिंदुस्तान बिने और बर्ट तरक शक्ति परीक्षण, ये आपके शाब्दिक हो गए। अशाब्दिक में सेग्यूइन फार्म बोर्ड, पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, पोटरियस बुलबुलेया परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, भाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण और गुड एनफ का ड्रा ए मेन परीक्षण, ये हम लोगों ने कंसल्ट किए हैं। फिर जो सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में आएंगे, शाब्दिक में आर्मी अल्फा और दूसरा सामान्य सैनिक वर्गीकरण परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जबकि जब हम अशाब्दिक की बात करेंगे इसमें आर्मी बीटा, शिकागो भाषा रहित परीक्षण, कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, पिंगल का भाषा रहित परीक्षण और रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण जो है वो दोस्तों अब तक हमने पढ़े। तो ये आपसे कई बार पहले के जब आप पेपर सोल्व करेंगे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा किसी परीक्षण का नाम देकर कह जी ये परीक्षण किस नेचर का परीक्षण है। तो आपको मैंने यहाँ पूरी स्लाइड बना के दिखाया है कि शाब्दिक व्यक्तिगत कौन से हैं और शाब्दिक अशाब्दिक व्यक्तिगत कौन से हैं, जबकि सामूहिक शाब्दिक और अशाब्दिक कौन से, हम इनकी चर्चा भी दोस्तों साथ साथ में कर चुके हैं। तो ये हमारा बुद्धि मापन था। हमने बुद्धि का अर्थ विशेषता पढ़ने के बाद बात की बुद्धि मापन की, और अब हम अंतिम की ओर चल रहे हैं, वो है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको हमें पढ़ना है। कुछ को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और कुछ को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो एग्जाम के जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी नेचर का होगा हम उस सिद्धांत को उसी प्रकार से दोस्तों ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिद्धांत। और सबसे पहला जो बुद्धि सिद्धांत आता है दोस्तों जिसका नाम दिया गया एक तत्व, एक कारक या एक खंड सिद्धांत। आप यहां इस बात को याद रखिएगा कि जहां पर भी कारक लिखा हुआ है ये कारक आपका तत्व भी हो सकता है और ये कारक दोस्तों आपका खंड भी हो सकता है। तो पहला बुद्धि के क्षेत्र में आया सबसे प्राचीन जो सिद्धांत माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है एक तत्व, एक कारक या एक खंड या सत्तात्मक सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या बोलते हैं? यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो पिक्चर आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, अल्फ्रेड बिने महोदय ने। ये फोटो अल्फ्रेड बिने महोदय की है,
इनके द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण बनाया गया और इन्हीं के द्वारा बुद्धि के क्षेत्र में पहले सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन जो है वो किया गया था। अब देखिएगा, सत्तात्मक या एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे अल्फ्रेड बिने। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? यह सिद्धांत का समर्थन किया दोस्तों टर्मन, स्टर्न तथा जॉनसन नाम के विद्वान ने। इन तीनों ने इस सिद्धांत का किया समर्थन। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं जो आपको याद रखना है। इस सिद्धांत का अन्य नाम है निरंकुशवादी सिद्धांत। महत्वपूर्ण है, यह पेपर के अंदर पूछा गया है कि निरंकुशवादी सिद्धांत की संज्ञा किस सिद्धांत को दी जाती है, तो आप बताएंगे एक कारक या सत्तात्मक सिद्धांत को। इसके अलावा बुद्धि का यह प्रथम सिद्धांत माना जाता है। अब देखिए इस सिद्धांत का नेचर क्या है, आखिर ये सिद्धांत जो है ये कहता क्या है, वो चर्चा हम देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ हम एक ऑर्गेनाइज कोड लिखा हुआ है, आप प्ले स्टोर से जो है हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो साइकोलॉजी विद प्रमोद सर के नाम से जो है वो ऐप आपको मिल जाएगी। लेकिन यदि आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो वहां पहले आप ऐप स्टोर से क्लास प्लस की ऐप आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज कोड मांगेगा, तो वहां पर आपको ये ऑर्गेनाइज कोड डालना है HENTDN। ये डालने के बाद फिर वो आपका नंबर और OTP से आपका रजिस्ट्रेशन इस ऐप के ऊपर हो जाएगा और हमें मैसेज मिल जाएगा कि हम आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्द हम रीट एग्जामिनेशन को लेकर जो है उस पर एक 1.5 महीने की कार्य योजना के साथ, ताकि आप जनवरी से पहले पहले बेहतर ढंग से जो है प्रैक्टिस कर पाए, उसकी प्लानिंग जो है वो करेंगे। तो अब देखिए ये सिद्धांत कहता क्या है। इस सिद्धांत का क्या मानना है, ये कहता है जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारा मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क के द्वारा जितने प्रकार की भी क्रिया की जाती है, चाहे वो सोचने की क्रिया है, चाहे वो समझने की है, चाहे वो गणित पढ़ने की है, चाहे वो विज्ञान पढ़ने की है, जितने प्रकार के भी संज्ञानात्मक क्रियाएं हम करते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब जो मानसिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, समानीकरण करना, वर्गीकरण करना, जितने प्रकार की भी क्रियाएं करते हैं ना, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, केवल एक कारक के द्वारा की जाती है। उस कारक को दोस्तों इन्होंने नाम दिया जी। कि वो कारक कौन सा है, वो है जी आपका जर्नल फैक्टर यानी सामान्य तत्व है। अब इस इनका मतलब क्या था, इन्होंने सीधा कहा, जैसा कि अभी हमने कहा कि जितने भी हम कार्य करेंगे, भले ही वो सामान्य कार्य है और भले ही वो विशिष्ट कार्य है दोस्तों, उनके लिए जिम्मेदार होगा ये वाला कारक। जिनका मानना क्या था, मान लो ये वाला कारक यदि हमारा कमजोर है, सपोज करो कि ये वाला जो कारक है वो हमारा कमजोर है, तो बिने ने कहा कि व्यक्ति सभी क्रियाओं में जो भी क्रिया वो कर रहा है, सामान्य या विशिष्ट, सभी में क्या होगा, कमजोर होगा। इन्होंने कहा कि ये वाला तत्व यदि हमारा सामान्य है तो हम सभी क्रियाओं में, भले ही वो सामान्य नेचर की है और भले ही वो आपके विशिष्ट नेचर की है दोस्तों, उसमें हम क्या होंगे, कमजोर होंगे। और यदि ये वाला आपका तत्व जो है वो अच्छा है, ये वाला तत्व क्या है जी, अच्छा है, तो आप सभी प्रकार के कार्यों में क्या होंगे, अच्छे होंगे। ये बात बिने ने बताने की कोशिश की। और ये एक ऐसा तत्व है, चूंकि एक है इसलिए आप इसको आगे जो है वो खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, मतलब ये अविभाज्य रहता है। यानी इनके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिन्हें आगे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए इन्होंने क्या कहा कि जिस नेचर का जी होगा, हम संबंधित क्रियाओं में उसी प्रकार के होंगे। जितनी भी क्रियाएं करेंगे, या तो हम सभी क्रियाओं में कमजोर होंगे या हमारी सारे जो क्रियाएं सामान्य या विशिष्ट वो होगी जी सामान्य, और या होगी जी बेहतर। तो दोस्तों ये बात जो है वो सही ढंग से जो है वो प्रतीत नहीं होती। इनका मानना यह था कि यदि आपका इंग्लिश अच्छा है ना, तो इसका मतलब आपका मैथ्स भी अच्छा होगा, आपका संस्कृत भी अच्छा होगा, आपकी भूगोल भी अच्छी होगी, आपकी हिस्ट्री भी अच्छी होगी। यदि आप क्रिकेट में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसी योग्यता से फुटबॉल के क्षेत्र में भी उतनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, आप बैडमिंटन के क्षेत्र में भी उतनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप एक बेहतर डॉक्टर हैं तो आप एक बेहतर वकील बन सकते हैं, आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम खुद यदि प्रैक्टिकली बात करें तो हमारा इंग्लिश अच्छा होता है और हमारा विज्ञान हो सकता है कमजोर हो, या किसी का विज्ञान अच्छा होगा, किसी का संस्कृत अच्छा होगा। मतलब हम हमारे जीवन के क्षेत्र में भी अलग अलग हमारा प्रदर्शन जो है वो होता है। इसलिए सिद्धांत धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया, क्योंकि सिद्धांत की बताई गई थ्योरी जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सेट नहीं बैठती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो क्रिकेट में यदि बेहतर उसने अपना नाम कमाया है, सचिन तेंदुलकर यदि क्रिकेट के गोड कहलाते हैं, और आज कह दिया जाए कि आप फुटबॉल खेलिएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो फुटबॉल में भी उतनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे जितनी उन्होंने क्रिकेट में करी। लियोन मेसी को बैट पकड़ा दिया जाए, कह जी अब आपको क्रिकेट खेलना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट के क्षेत्र में भी जितना फुटबॉल में उन्होंने नाम कमाया उतना नाम कमा पाएंगे।
तो लेकिन इस सिद्धांत ये कह के चला गया कि एक क्षेत्र में यदि आप बेहतर हैं तो आप दूसरे क्षेत्र में भी उतने ही बेहतर साबित होंगे, जो दोस्तों इसी सिद्धांत की खामी का एक बहुत बड़ा लॉजिक कारण जो है वो बना। तो ये सिद्धांत था एक कारक, और चूंकि देखिएगा इस सिद्धांत में सत्ता एक ही कारक के हाथ में होती है, यानी ये कारक आपसे सभी प्रकार की क्रियाएं करवा रहा है। ये बेहतर है तो आप बेहतर काम करेंगे, कमजोर है तो आप कमजोर काम करेंगे, और यदि सामान्य है तो कार्य करने का तरीका क्या रहेगा, सामान्य रहेगा। इसलिए इस सिद्धांत को सत्तात्मक सिद्धांत की श्रेणी के अंदर भी रखा जाता है। और चूंकि हमने पढ़ा है कि जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में एक राजा की चलती है ना, वो शासक सामान्यतः निरंकुशवादी कहलाता है। इसलिए चूंकि सत्ता एक ही कारक के हाथ में है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत भी रखा है, यानी इसको नाम दिया है निरंकुशवादी सिद्धांत। तो ये सिद्धांत यही बात कह रहा है। देखिए इस सिद्धांत का क्या मानना है कि बुद्धि एक क्या है दोस्तों, अविभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है, अविभाज्य इकाई है, अर्थात सभी प्रकार के कार्य एक ही योग्यता द्वारा संपन्न होते हैं, जिसे इन्होंने क्या नाम दिए, सामान्य तत्व कहा। भले ही हम सामान्य कार्य कर रहे हैं और भले ही विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, सभी कार्यों को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, सामान्य तत्व है। सामान्य कार्यों का मतलब होता है जो भी हम संज्ञानात्मक कार्य कर रहे हैं, सोचने का, समझने का, तर्क करने का, चिंतन करने का, है ना, समानीकरण करने का, विभेदीकरण करने का, ये सामान्य कार्यों में आते हैं। और विशिष्ट कार्यों का मतलब जैसे हम कोई विशिष्ट काम कर रहे हैं, जैसे हम गणित पढ़ रहे हैं, जैसे हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये विशिष्ट काम चल रहा है। डॉक्टर जब अपना काम कर रहा है, वो विशिष्ट काम कर रहा है, तो ये विशिष्ट कार्य है। तो ये कहा दोनों प्रकार के, भले ही सामान्य और भले ही विशिष्ट, ये इसी सामान्य तत्व के द्वारा दोस्तों किए जाएंगे। ये सिद्धांत देने वाले विद्वान थे जिनको आप सामने देख रहे हैं, नाम था अल्फ्रेड बिने। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला हमारा जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत अब तक चला आ रहा था एक तत्व सिद्धांत दोस्तों, उस सिद्धांत का क्रिटिसिज्म किया ब्रिटेन के एक विद्वान जिनका नाम था चार्ल्स पियरमैन। और चार्ल्स पियरमैन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि का दो भागों में विभाजन किया था। कभी प्रश्न आ जाए कि बुद्धि को दो भागों में या बुद्धि का विभाजन करने वाले विद्वान का नाम बताइएगा, तो दोस्तों जिन विद्वान को आप देख रहे हैं ये थे चार्ल्स पियरमैन। क्या नाम था इनका, नाम था चार्ल्स पियरमैन। और इन्होंने 1904 में जो अब तक एक थ्योरी चली आ रही थी एक तत्व सिद्धांत की, उसको काटने का प्रयास किया और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे मस्तिष्क में बुद्धि नाम का एक कारक ना होकर दोस्तों बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। कितने कारक बताने का प्रयास किया कि हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धि नाम की इकाई है, ये इकाई दोस्तों दो कारकों का समूह है। और उन दो कारकों के अंदर इन्होंने पहले कारक को नाम दिया सामान्य कारक, जबकि दूसरे कारक को इन्होंने नाम दिया विशिष्ट कारक। अब इन कारकों की क्या विशेषता है वो भी हम देखते हैं, पहले हम थोड़ी सी ब्रीफिंग लेते हैं। देखिएगा दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने। कब किया, 1904 में। और रहने वाले कहां के थे, ब्रिटेन के दोस्तों रहने वाले थे। इनके अनुसार हमारी बुद्धि में दो प्रकार के कारक होते हैं। एक कारक को हम नाम देते हैं जर्नल फैक्टर यानी सामान्य कारक, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी पेपर में पूछा गया, ये आपको याद रखना है कि इन कारकों को, जैसे सामान्य कारक को इंग्लिश के किस अल्फाबेट लेटर से जो है वो कंपेयर किया गया दोस्तों, तो जी बताएंगे। इसके अलावा दूसरा जो है उसको कहा गया जी विशिष्ट कारक, जिसको इन्होंने एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर एस लेटर से क्या किया, रिप्रेजेंट जो है वो किया है। अब इस सिद्धांत का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो कुछ विद्वान इसको राजतंत्रीय सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत भी रखते हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने रखा है, राजतंत्रीय सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तो कारक, दो कारक थे, इन दोनों कारकों का नेचर क्या है। एक हमारे पास में कारक है दोस्तों जिसका नाम है जी सामान्य कारक, जिसको इन्होंने जी कहा। और एक कारक है आपका विशिष्ट कारक है, जिसको इन्होंने क्या कहा, एस कहा। दोनों कारक क्या है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है यहां से क्या जी कौन सा कारक जन्मजात है, कौन सा अर्जित है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिएगा स्पीयरमैन ने क्या कहा, देखिए दो प्रकार के कार्य दिए, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य मतलब जो हम बुद्धि से करते हैं, जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। दो तीन बार बता चुका हूं, लाइक सोचना, समझना, तर्क करना। ये इस दुनिया में आने के बाद इन्हीं कार्यों के साथ हमें हमारे जीवन की क्या करनी होती है, शुरुआत करनी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा सोचने का, समझने का, तर्क करने का, चिंतन करने का, है ना, सीखने का ये तरीका जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। तो स्पीयरमैन ने कहा कि जिन चीजों से, यानी जिस कारक की वजह से ये हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं चलती है, हम संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं दोस्तों, उसके लिए जिम्मेदार है आपका सामान्य तत्व।
कौन सा तत्व जिम्मेदार है? सामान्य तत्व जिम्मेदार है, चूंकि ये तत्व हमारे साथ जन्मजात आता है और ये आनुवंशिकता से क्या होता है दोस्तों, प्रभावित तो होता है। यानी हम जितने भी सामान्य कार्य कर रहे हैं, उन सभी सामान्य कार्यों के लिए जिम्मेदार किसको माना गया? जिम्मेदार माना गया सामान्य कारक को। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि ये जो सामान्य कारक है दोस्तों, ये आपका जन्मजात है। कौन सा कारक है जी? जन्मजात है। और जन्मजात होने की वजह से ये आया कहां से? आनुवंशिकता के द्वारा। सामान्य कारक दोस्तों जन्म के समय हमारे अंदर मौजूद होता है। दूसरी बात, चूंकि ये जन्मजात है इसलिए इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, यानी ये कारक क्या रहेगा? अपरिवर्तनशील रहेगा। ये कारक क्या रहेगा दोस्तों? अपरिवर्तनशील रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसा होगा हमेशा एक जैसा रहेगा, या क्या रहेगा दोस्तों? स्थिर जो है वो इसको माना गया है। तीसरी बात यदि हम याद करें तो कि ये प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक क्रियाएं दुनिया का हर व्यक्ति करता है ये, लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी? मात्रा दोस्तों व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग जो है वो रहेगी, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका क्या है जी? अलग है ना। तो ये पाया सभी में जाएगा, लेकिन दोस्तों मात्रा सबकी क्या होगी जी? अलग अलग होगी। और व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, देखो ये सभी कार्यों के लिए क्या माना गया है? आवश्यक माना गया है। इसलिए स्पीयरमैन ने इस तत्व को दोस्तों मानसिक ऊर्जा भी कहा था, क्योंकि हम सभी प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं दोस्तों, उन कार्यों के लिए तत्व आवश्यक होता है। इसलिए आप इसको हम क्या बोलते हैं? मानसिक ऊर्जा की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। अब देखिए दूसरे तत्व की यदि हम चर्चा करें, जो आपका विशिष्ट तत्व है, देखिए तो स्पीयरमैन ने कहा कि सामान्य तत्व के बाद जो दूसरा तत्व हमारे अंदर विकसित होता है, उसको हम बोलते हैं अर्जित, या जो पर्यावरण की वजह से हमारे अंदर आता है वो तत्व होगा विशिष्ट कारक। यानी ये तत्व आपका क्या है? अर्जित है। अर्जित है इट मीन्स वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो हम इस तत्व में क्या कर सकते हैं दोस्तों? परिवर्तन किया जा सकता है। यानी ये कारक क्या होगा आपका? परिवर्तनशील रहेगा। अब इसकी संख्या की बात यदि की जाए तो याद रखिए विशिष्ट कारक एक से अधिक भी हमारे अंदर हो सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा लाइक जी की तरह क्या होगी? भिन्न भिन्न जो है वो रहेगी। और लास्ट और चौथी बात कि विशिष्ट कारक के द्वारा हम कौन सी क्रियाएं करते हैं दोस्तों? तो विशिष्ट कारक के द्वारा हम विशिष्ट कार्य जो है वो संपादित करेंगे। विशिष्ट कार्य का मतलब, अब जो मेरा काम चल रहा है ये विशिष्ट चल रहा है पढ़ाने का, डॉक्टर का अपना काम विशिष्ट है, इंजीनियर का अपना काम विशिष्ट है ना। आप गणित पढ़ रहे हैं विशिष्ट काम कर रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं विशिष्ट काम कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं विशिष्ट चल रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं विशिष्ट चल रहा है। तो ये कार्य जिस कारक की वजह से हो रहे हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका कहलाएगा विशिष्ट कारक। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट कारकों की संख्या हमारे अंदर एक से ज्यादा भी हो सकती है। सिंपल सा फंडा है देखिए इसका, कि एक से ज्यादा होने का मतलब, यदि हम आपकी पढ़ाई की बात करें तो देखिएगा, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं जी? साइंस भी पढ़ रहे हैं। ये दो कारक है आपके अंदर, यानी काम किससे हो रहे हैं? काम हो रहा है सॉरी विशिष्ट कारक से। लेकिन विशिष्ट कारकों की संख्या कितनी होगी? दो। एक तो मैथ्स वाला हो गया और एक कौन सा हो गया जी? साइंस वाला। यदि आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो एक आपके अंदर कौन सा हो गया जी? हिस्ट्री वाला। इसका मतलब विशिष्ट कारकों की संख्या हमारे अंदर एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसने क्या कहा कि इनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती है। लेकिन आप हिस्ट्री में अलग आपका प्रदर्शन होगा, मैथ्स में आपका प्रदर्शन अलग होगा, और साइंस में आपका प्रदर्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। भले ही कार्य विशिष्ट के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इन तीनों में आपकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो क्या आएगी? अलग अलग जो है वो आएगी। हम एक उदाहरण और लें तो जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, इट मीन्स कौन सा तत्व काम कर रहा है? विशिष्ट। लेकिन ये एक्टर जो है दोस्तों वो एक सिंगर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगर भी हो सकता है। तो इसके अंदर दो विशिष्ट तत्व है देखिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों में समान रूप से इसका प्रदर्शन रहेगा। हो सकता है एक्टिंग बेहतर हो और उसके मुकाबले में सिंगिंग उसकी उतनी बेहतर ना हो, या सिंगिंग बेहतर है लेकिन उसके बजाय उसका जो एक्टिंग करने का जो तरीका है वो दोस्तों इतना बेहतर ना हो। तो यही कहा गया कि एक से अधिक होगी, लेकिन मात्रा क्या होगी दोस्तों? भिन्न भिन्न जो है वो इसकी मात्रा मानी गई है। अब देखिए कुछ और बातें यदि हम इस सिद्धांत की करें तो देखिए, जहां पर भी शब्द आता है अपरिवर्तनशील, इसका मतलब, अपरिवर्तनशील का मतलब है कि वो कारक जिसके ऊपर ना तो शिक्षा का प्रभाव पड़े, ना वो कारक दोस्तों अभ्यास से प्रभावित हो, और ना इसके ऊपर जो है वो दोस्तों प्रशिक्षण का प्रभाव पड़े। यानी ऐसा कारक जो ना तो शिक्षा से प्रभावित होता है, ना अभ्यास से प्रभावित हो, और ना प्रभावित हो जी किससे?
प्रशिक्षण से, उसे हम बोलते हैं अपरिवर्तनशील। अब देखो जब शब्द आ गया शिक्षा, इसका मतलब ये हुआ कि इस कारक का विकास जो है वो शिक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी ये जो सामान्य कारक है वो शिक्षक द्वारा विकसित नहीं होगा। अब यदि कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सामान्य और विशिष्ट में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका विकास एक शिक्षक नहीं कर सकता, तो आपको उत्तर देना है जी सामान्य कारक, क्योंकि यह परिवर्तनशील है, शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो शिक्षक चाह के भी सामान्य तत्वों को विकसित नहीं कर सकता। कंपैरेटिवली दिस, यदि हमसे यहां देखिएगा परिवर्तनशील है, इट मीन्स इस पर शिक्षा का प्रभाव भी पड़ेगा, अभ्यास का भी पड़ेगा और प्रशिक्षण का प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस विशिष्ट कारक को एक शिक्षक के द्वारा क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ध्यान रख लीजिएगा छोटी छोटी बात, शिक्षक द्वारा इसको क्या किया जा सकता है जी, विकसित किया जा सकता है, याद रखेंगे। और यदि इस सिद्धांत की हम एक अंतिम बात याद रखने की कोशिश करें, देखिए इसने क्या कहा कि सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, हम जितने प्रकार की भी संज्ञानात्मक क्रियाएं करेंगे, सभी क्रियाओं के अंदर इस कारक की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। क्या पड़ेगी, आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। इसलिए यदि कभी ये पूछा जाए कि इन दोनों कारकों में से जीवन में सफलता का आधार कौन सा कारक है, क्या पूछा जाए, सफलता का आधार कौन सा है दोस्तों, तो सामान्य कारक ही जीवन में मिलने वाली सफलताओं का क्या होगा, आधार होगा। इसका मतलब यह है कि यदि सामान्य कारक आपके अंदर बेहतर है तो ही आपका विशिष्ट कारक आपके अंदर बेहतर होगा। यदि आपका सामान्य कारक कमजोर है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप विशिष्ट कार्यों में बेहतर होंगे। इसलिए याद रखिए, स्पीयरमैन का मानना था कि जिस व्यक्ति में जितना सामान्य कारक बेहतर होगा, जितना उसका सामान्य कारक ज्यादा अच्छा होगा, वो व्यक्ति उतना ही विशिष्ट कारकों में या विशिष्ट क्रियाओं में क्या होगा जी, बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसलिए याद रखिए, जीवन में सफलता का आधार यदि पूछ लिया जाए कि स्पीयरमैन ने किस कारक को माना है, तो आपको आंसर देना है जर्नल फैक्टर को। और इसी को ही इन्होंने मानसिक ऊर्जा कहा, क्योंकि सभी प्रकार के जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों में सामान्य तत्वों का होना अति आवश्यक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था जिसको हमने पढ़ा स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के रूप में। अब क्या हुआ देखिएगा कि 1911 आते आते स्पीयरमैन ने यह महसूस किया कि कुछ कार्य दोस्तों ऐसे होते हैं जो सामान्य तत्वों से नहीं हो सकते, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए विशिष्ट तत्व की या विशिष्ट कारक की आवश्यकता भी हमें महसूस नहीं होती। इसका मतलब बुद्धि में कोई एक और अन्य कारक है जो इस प्रकार के कार्यों को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 1911 आते आते स्पीयरमैन ने 1911 में अपनी एक और थ्योरी हमारे सामने रखी जिसको नाम दिया गया थ्री फैक्टर थ्योरी, त्रिकारक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने तीसरे कारक का नाम हमें दिया, वो नाम था दोस्तों समूह तत्व। यानी इन्होंने कहा कि ऐसा तत्व ये उन कार्यों को करेगा जिन कार्यों को सामान्य तत्व से नहीं किया जा सकता, लेकिन विशिष्ट तत्व से करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो तीसरा जो सिद्धांत हमारा है, इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने क्या नाम दिया दोस्तों, त्रिकारक सिद्धांत। सीधा पूछा जाए प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने किया। कब किया दोस्तों, 1911 में किया। द्विकारक में स्पीयरमैन पहले से दो तत्व बता चुके थे, सामान्य और विशिष्ट तत्व। कौन सा बता चुके थे, सामान्य और विशिष्ट। और त्रितत्व में सामान्य और विशिष्ट के अलावा इन्होंने कहा जो तीसरा तत्व होगा उसे कहा जाएगा ग्रुप फैक्टर, यानी समूह तत्व नाम दिया। क्या कहा इन्होंने, देखिए स्पीयरमैन के अनुसार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्य बुद्धि से नहीं कर सकते, यानी सामान्य कारक से नहीं किए जा सकते, परंतु विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकता भी नहीं होती। वहां क्या होगा, वहां बुद्धि का तीसरा खंड कार्य करेगा जिसे नाम क्या दिया जाएगा दोस्तों, समूह तत्व नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा जी, जिन्हें समूह तत्व नाम दिया जाएगा। तो याद रखिए, यदि सिद्धांत का प्रश्न आया तो पहले तो पूछा जाएगा त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। और तीसरा कारक कौन सा बताया, याद रखेंगे ग्रुप फैक्टर जो है वो दोस्तों तीसरा कारक हमारा रहा। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। जो हमारा सिद्धांत है बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक महोदय। अब देखिए सिद्धांत की कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक महोदय ने। यहाँ आप थॉर्नडाइक महोदय का फोटो भी देख रहे हैं, पार्ट से दिख रहे हैं, देखिएगा इन्होंने ये सिद्धांत हमारे लिए जो है प्रतिपादित किया, ताकि आने वाले समय में जो रीट भर्ती परीक्षा राजस्थान में होगी उसके जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, वो उनको देख पाए और वो क्या कर पाए जी, इस सिद्धांत को पढ़ पाए। इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने 1920 में बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था।
अब आप ये मत याद कर लेना कि हमारे लिए इसको बनाया था। उनको नहीं पता था कि राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती जो है वो आने वाले समय के अंदर होगी और रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा मुझे जो है वो देखा और पढ़ा जाएगा, है ना? तो देखिए क्या है इस सिद्धांत में, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया। कब दिया ये सिद्धांत दोस्तों? 1920 में दिया। लेकिन इससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बहुत जल्दी रीट के ऊपर काम करने वाले हैं। जो बचा हुआ हमारा जो 1.5 महीना है उसके लिए, इसके लिए आपको हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। यदि आप प्ले स्टोर से हैं तो आप साइकोलॉजी विद प्रमोद सर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन यदि आप आईफोन यूजर हैं तो आप पहले ऐप स्टोर पर जाकर जो है क्लास प्लस, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है? क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करेंगे और जब आप उसको क्लास प्लस को लॉगिन करेंगे तो आपसे एक ऑर्गेनाइज कोड मांगेगा। वहां पर आप इस ऑर्गेनाइज कोड को डालकर HENTDN जो है ये डालकर आप लॉगिन कीजिएगा तो आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना मैसेज छोड़िएगा और आपको जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा या आपको मैसेज के अंदर जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। आप इस नंबर से भी मेरे साथ कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए बहुकारक जो सिद्धांत था, अब तक थ्योरी क्या चली आ रही थी? अब तक थ्योरी चली आ रही थी क्या जी बुद्धि एक तत्व है, बुद्धि द्वितत्व है या बुद्धि तीन कारकों का समूह है। लेकिन अब जो थोंडाइक महोदय थे उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि बहुकारकों का समूह होता है। बहुकारकों का समूह होने का मतलब इनका क्या था? जैसे देखिए इन्होंने कहा कि मान लीजिएगा कि ये हमारा मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क में कार्य करने की बहुत सारी दोस्तों क्या होती है जी, योग्यताएं होती है बहुत सारे। और उन योग्यताओं को कराने के लिए हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे कारक जो हैं वो विद्यमान रहेंगे। यानी जितने प्रकार की भी हम क्रिया कर रहे हैं ना, हर क्रिया से संबंधित एक कारक जो है वो हमारी बुद्धि के अंतर्गत दोस्तों बैठा रहेगा। जैसे मान लीजिएगा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री वाला तत्व जो है वो इन्होंने कहा जी कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आप यदि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मान लो मैथ्स वाला तत्व कार्य करना प्रारंभ कर देगा। यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी वाला तत्व काम करना प्रारंभ कर देगा। और यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वाला तत्व जो है वो कार्य करना क्या कर देगा जी, प्रारंभ कर देगा। इन्होंने कहा कि जितने तत्व है ना, हर तत्व से एक हमारी क्रिया अनुक्रिया जो है, रेस्पॉन्स जो है वो जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार का हमारा तत्व होगा, मान लो ये जो मैथ्स वाला तत्व है, ये तत्व यदि आपका कमजोर है ना तो आप गणित में क्या होगे, कमजोर रहोगे। ये वाला तत्व यदि आपका अच्छा है तो आप हिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन करोगे। मान लो ये वाला तत्व आपका सामान्य है तो आप हिंदी में कैसा प्रदर्शन होगा, सामान्य होगा। यानी जिस तत्व से जो क्रिया जुड़ी हुई है और वो तत्व जिस नेचर का है, हम संबंधित कार्य में उसी प्रकार के होंगे। और कहा जी यही कारण है कि व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उसका प्रदर्शन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी निष्पादन जो है दोस्तों वो अलग अलग होता है। किसी में वो अच्छा प्रदर्शन करता है, किसी में वो सामान्य होगा, तो किसी में दोस्तों वो कमजोर साबित होगा। इसका कारण है कि हमारी बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं और वो तत्व जिस नेचर का होगा हम संबंधित कार्य में उसी नेचर के होंगे। जब लोगों ने कहा कि इतने तत्व एक साथ में रहते कैसे हैं, उसने कहा जिस प्रकार एक बालू का ढेर होता है जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का ढेर या जो हम रेत का टीला बोलते हैं, तो वो जैसे यूं ऊपर पड़ा रहता है ना, नई मिट्टी आई ऊपर लगी, नई मिट्टी आई ऊपर लगी। और एक मतलब ऊपर वाली मिट्टी ना नीचे वाली मिट्टी को प्रभावित करती है और ना नीचे वाली मिट्टी ऊपर वाली मिट्टी को प्रभावित करती है। ना पास वाली मिट्टी इधर वाली को प्रभावित करेगी और ना इधर वाली मिट्टी इधर वाली को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। इसी प्रकार ये तत्व हमारे मस्तिष्क में पड़े रहते हैं कि ना मान लो ये वाला तत्व इसको प्रभावित नहीं करेगा और ये वाला इसको प्रभावित नहीं करेगा। ये अपनी अपनी अनुक्रिया कराएगा और ये वाला अपनी अनुक्रिया जो है वो कराएगा। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको बालू का सिद्धांत भी नाम दिया है। क्या नाम दिया है जी, बालू का सिद्धांत भी नाम दिया है। और वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का एक सिद्धांत दिया, डाल्टन महोदय का एक सिद्धांत दिया है परमाणु का सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया क्या जी परमाणु में असंख्य छोटे छोटे अणु, उप अणु वगैरह जो है वो होते हैं। तो जब ये संरचना वैज्ञानिकों ने देखी तो उन्होंने कहा जी ये तो हमारे परमाणु से मिलता जुलता क्या है दोस्तों, मॉडल है। इसलिए कई बार इस सिद्धांत को परमाणु का सिद्धांत जो है वो भी कह दिया जाता है। ये दोस्तों बहुकारक सिद्धांत की एक बेसिक सी थ्योरी थी। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने क्या किया देखिए, अपने सिद्धांत की जो तुलना है वो करी दोस्तों बालू के ढेर के साथ करी। और ढेर के साथ करते हुए क्या कहा कि बुद्धि जो है उसकी अपनी लंबाई होती है, बालू के ढेर यानी रेत के टीले के समान उसकी ऊंचाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी और जो एरिया वो कवर करेगा क्षेत्रफल होगा। और उसकी अपनी क्या होगी दोस्तों, गति की चर्चा करी। और पहले विद्वान थे जिन्होंने बुद्धि को एक प्रकार से मैथमेटिकल
लोकेशन के हिसाब से बताने का क्या किया, प्रयास किया कि बुद्धि की अपनी ऊंचाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है और क्या है जी, गति है। इसके अलावा इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम आते हैं जो दोस्तों हमें याद रखने हैं। इस सिद्धांत के अन्य नामों में इसको हम बालू का सिद्धांत कह देते हैं, इसको मात्रा का सिद्धांत कहा जाता है, खंडहीन बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है, या असत्तात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, या परमाणु सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि सत्ता किसी एक निश्चित कार्य के हाथ में नहीं है दोस्तों, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे असत्तात्मक सिद्धांत की श्रेणी के अंदर भी रखा है। अगली बात पर चलते हैं, देखिएगा। अब देखिए थॉर्नडाइक ने हमारी बुद्धि के अंतर्गत जो है कुछ गुणों की बात की, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड सेकंड में 2 से 3 बार यहां से दोस्तों प्रश्न जो है वो बन चुका है। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में 4 प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं? 4 प्रकार के दोस्तों गुण होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि का अपना एक स्तर होगा जिसको हम लेवल कहेंगे, बुद्धि का एक विस्तार होगा जिसको हम रेंज कहेंगे, बुद्धि का अपना क्षेत्रफल है जिसको एरिया कहा जाएगा, और बुद्धि के कार्य करने की अपनी एक गति होगी जिसको हम स्पीड नाम देंगे। यानी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात की ना, वही चीज है। देखिए स्तर को इन्होंने टेक्निकल वर्ड में हमने स्तर लिखा, वैसे इसको कहा जाता है ऊंचाई। क्या कह दिया हमने? ऊंचाई कह दिया। विस्तार को हमने कह दिया चौड़ाई। क्या कह दिया? चौड़ाई कह दिया। बाकी क्षेत्रफल और गति पहले की तरह चल रही थी। अब देखिए चीजें है क्या, लेवल क्या है, या रेंज क्या है, एरिया क्या है ना, या स्पीड क्या है दोस्तों, ये हम देखते हैं। आप सामान्य सी एक बात समझिएगा। मान लो मैंने इस क्लास में आपको ये कहा कि अगली क्लास के अंदर हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत करेंगे। क्या कह दिया कि हम अगली क्लास में कौन सा सिद्धांत करेंगे? बहुबुद्धि सिद्धांत करेंगे। और आपको क्या करना है कि पहले से इस बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़ के रखना है, या आपको करके आना है, यूं मान लीजिएगा। अब आपने क्या किया, जब ये सिद्धांत आपको दिया गया, आपने कहा जी गुरुजी ने ये काम हमें दे दिया, अब हमें इस काम को क्या है जी, करना है। इस काम को क्या है जी, करना है। तो आप सबसे पहले क्या तय करेंगे? सबसे पहले हम यही तय करेंगे कि आखिर ये सिद्धांत है कैसा, यानी मुश्किल है या इजी है। सबसे पहले हम यही तय करेंगे कि सिद्धांत जो है उसका नेचर कैसा है, यानी ये मुश्किल है या इजी है। समझ आई बात? अब क्या हुआ, पहले हमने ये तय कर लिया, दूसरे स्टेप में हम क्या तय करेंगे कि चलो सर ने दिया है, कुछ तो करके जाएंगे। तो हम इसको कुछ पढ़ने का क्या करते हैं जी, प्रयास करते हैं। और जब टीचर ने पूछा कि जी कितना पढ़ा, तो आपने क्या कहा कि सर सारा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ 20%, 30%, आधा जो है वो दोस्तों हमने कर लिया। और कहा जी कितना टाइम लगा? टीचर ने चौथा प्रश्न किया, जी कितना समय लगा? गुरुजी 10 मिनट में पूरा कर लिया था। 4 बातें हम लोगों ने करी। सबसे पहले आपने ये तय किया कि जो काम दिया गया वो काम है कैसा, इजी या हार्ड। दूसरा, उस काम को जो आपने मुश्किल या इजी बनाया, उनमें से आपने कितने काम को करने की कोशिश की। तीसरा, कुल कितना काम आप लोगों ने किया और कितने समय के अंदर आपने उस काम को कर लिया पूरा। ये 4 गुण बताए दोस्तों थॉर्नडाइक ने हमारी बुद्धि के। कितने गुण बताए? 4। और ये चारों गुण हमारी बुद्धि से संबंधित है। अब यदि हमसे पूछा जाए कि जी लेवल क्या है, तो लेवल किसी भी कार्य की कठिनाई की सीमा को व्यक्त करता है कि कार्य जो दिया गया वो कार्य है किस प्रकार का, वो इजी है या वो कार्य क्या है जी आपका मुश्किल है। तो कार्य कठिनाई की सीमा को व्यक्त करने वाला आपका कहलाया लेवल। जब आपने ये तय कर लिया कि ये सिद्धांत है कैसा, लेकिन कुछ जो आपने करने का प्रयास किया, यानी कठिनाई के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जो आपके द्वारा किए गए, ये कहलाया जी रेंज। कि कितने कुछ आपने कर लिया, ये आपकी रेंज है। अब जब आपसे पूछा गया कि कितने काम किए, तो जो आपने एग्जैक्ट बताया, आधा, 20%, 30%, यानी कुल कितने कार्य हुए या विस्तार का जो कुल योग है दोस्तों, वो क्षेत्रफल वाले गुण के अंदर आएगा। और इस काम को करने में समय कितना लगा दोस्तों, वो आपका आएगा जी गति में। किसमें आएगा? वो आएगा कार्य के प्रति आपकी अनुक्रिया जो है वो कितनी तेज गति से जो है वो रही। तो ये हमें बुद्धि के गुण के रूप में जो है दोस्तों याद रखना है। और यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेवल क्या है? किसी भी कार्य की कठिनाई की उस सीमा को व्यक्त करने वाली इकाई। रेंज क्या है? कठिनाई के निश्चित स्तर पर आपने कितने काम किए। क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल कहता है कि विस्तार का कुल योग या किए गए कार्यों की कुल संख्या। और गति कहती है कि उन कार्यों को आपने कितना तीव्र गति के साथ में किया। तो ये दोस्तों सिद्धांत था बहुबुद्धि सिद्धांत, सॉरी बहुकारक सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। और आज की हमारी सेशन का लास्ट सिद्धांत, अगले सिद्धांत और उसके साथ साथ संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा दोस्तों। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है जी समूह कारक सिद्धांत। ये सिद्धांत जिसका प्रतिपादन जो है वो दोस्तों 1938 में
लुई थ्रस्टन के द्वारा किया गया था। अब देखिए लुई थ्रस्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पहले जो सिद्धांत स्पीयरमैन का चल रहा था, जो सिद्धांत थॉर्नडाइक का चल रहा था, उस सिद्धांतों को इसने अस्वीकार कर दिया। इसने सामान्य कारक को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ना ही इनका यह मानना था कि भिन्न भिन्न कारकों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रिया जो है वो की जाती है। तो पहले तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसने इन दोनों सिद्धांतों के, जो स्पीयरमैन का सिद्धांत आया, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आया, उसका बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी। इसलिए इस सिद्धांत को स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक यानी द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत का मध्य मार्ग या बीच का रास्ता भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत में इन्होंने ये कहा क्या जी हमारी जो बुद्धि है ना, वो हमारे मस्तिष्क में 7 योग्यताएं होती है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। यही प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि ये सिद्धांत जो है इनके अनुसार हमारी बुद्धि के अंदर 7 प्रकार के कारक, 7 प्रकार की योग्यता होती है, जिनके योग को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बुद्धि कहते हैं। इससे पहले यह सिद्धांत आपका द्वितत्व और बहुतत्व का क्या कहलाया? मध्य मार्गी सिद्धांत कहलाता है। कितने प्रकार की योग्यताओं की चर्चा की इन्होंने? 7 प्रकार की प्रधान मानसिक योग्यताओं की दोस्तों इन्होंने चर्चा की, जिसमें जो 7 योग्यताएं हैं इनको हमें क्या करना है? सबसे पहले क्लेम करना है। सिंपल सा प्रश्न, सीधा ग्रेड सेकंड, L1 L2 या किसी भी रीट से संबंधित भर्ती परीक्षा या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें बुद्धि इकाई लगता है, यहां से सीधा पूछा जाता है कि 7 योग्यताओं में से कौन सी योग्यता शामिल नहीं थी। तो सातों योग्यताओं के हमें नाम याद रखने हैं। किसमें? शाब्दिक योग्यता आएगी, शब्द प्रवाह योग्यता आएगी, आंकिक योग्यता है, तार्किक ओब्लिक आगमनात्मक तर्कणा है, समर्थी है या स्थानिक योग्यता है, या दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता आएगी। शाब्दिक योग्यता यानी वर्बल एबिलिटी जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, शब्द प्रवाह वर्ड फ्लुएंसी जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा आंकिक यानी न्यूमरल एबिलिटी जिसको कि हम एन से करेंगे, तार्किक या आगमनात्मक यानी रीजनिंग जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और समर्थी जिसको कि हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्थानिक योग्यता को एस यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस, और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता जिसको हम पी से क्या करेंगे दोस्तों? रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। तो ये 7 योग्यता इन्होंने बताई, चाहे वो आपकी शाब्दिक, शब्द, आंकिक, तार्किक, समर्थी, स्थानिक और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता। किन सातों का जो समूह है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो ही बुद्धि कहलाता है। शाब्दिक योग्यता का मतलब दिए गए शब्दों को कितना शुद्धि के साथ हम पढ़ पा रहे हैं और उनके अर्थ को कितना बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। दूसरा, शब्द प्रवाह, दिए गए शब्दों को कितना फ्लुएंटली जो है हम पढ़ पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। आंकिक योग्यता, अंकों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में हम कितना जल्दी और कितना बेहतर काम जो है वो कर पा रहे हैं। तार्किक या आगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा का बेसिक सा मीनिंग होता है उदाहरण से नियम बनाना, यानी जो वस्तुएं, जो चीजें हमें मिली हुई है उनको हम कितना नियमों के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं या कितना तार्किक रूप से जो है उनके बारे में सोच पा रहे हैं। समर्थी, दी गई चीजों को जो काम कर रहे हैं, कितने कामों को, कितनी चीजों को हम लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में धारण कर पा रहे हैं। ये सामान्य सी बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, केवल नाम इनके दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये वाली बुद्धि स्थानिक बुद्धि, जिसको देस्तिक भी कहा जा सकता है। आगे चलकर हार्वर्ड गार्डनर ने भी इस बुद्धि का समर्थन किया था। हम इसको देस्तिक कह सकते हैं। यानी स्थानिक, जैसा कि नाम में देखिएगा स्थान, यानी वह बुद्धि जो स्थानों को पहचानने में हमारी हेल्प करती है। या मस्तिष्क में हमारे जो बिंब बन रहे हैं ना, तो मान लो कोई भी ऐसी जगह है, मान लो मैंने आपको कहा कि आपको जोधपुर जाना है, और यदि आप पहले से कभी जोधपुर गए हो तो जोधपुर का एक मैप आपके मस्तिष्क में चलना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और आप जहां जहां से टर्न करना है, जिस जिस जगह से मुड़ना है, वहां तक मुड़ते मुड़ते जो है वो क्या हो जाओगे दोस्तों? जोधपुर आप पहुंच जाओगे। तो वो जो आपके मस्तिष्क में जो बिंब बने, आप उन बिंबों का क्या कर रहे हो जी? परिचालन कर रहे हो। ये कौन सी बुद्धि बताएगी? स्थानिक या देशी। तो सीधा प्रश्न आ जाए कि कौन सी ऐसी बुद्धि है जो स्थानों को पहचानने में हमारी हेल्प करती है, या कौन सी ऐसी बुद्धि है जो मस्तिष्क में बनने वाले प्रतिबिंबों का परिचालन करने में हमारी सहायता करती है? तो वो दोस्तों कहलाएगा स्थानिक योग्यता, जो एक नाविक में हो सकती है, ड्राइवर में हो सकती है, मूर्तिकार है, इन सब में इस बुद्धि की क्या होती है दोस्तों? अधिकता होती है। और एक जो बुद्धि बताई प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता, कि सामने चल रही चीजों में से हम कितनी जल्दी चीजों को क्या कर पाते हैं जी? परसीव कर पाते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। जो सिद्धांत अब हमारे बचे हुए हैं, उन सिद्धांतों के साथ फिर एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना इसको ना भूलिएगा। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। यदि आईफोन यूजर हैं, ऐप स्टोर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ दिए गए ऑर्गेनाइज कोड का
प्रयोग करके आप हमारी ऐप के साथ में जुड़ सकते हैं और बहुत जल्द हम उसके ऊपर बहुत सारा फ्री मटेरियल और जो चीजें हम यहाँ पीडीएफ वगैरह भी जो अभी हम कर रहे हैं वो आपकी वहां पर अपलोड जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको ऐप जो है वो दोस्तों इंस्टॉल करना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।